अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक प्रॉपर मुकम्मल वेबसाइट जिसमें आप कोई भी सर्विस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें अगर आपको किसी कारपेंटर की ज़रूरत है, प्लम्बर की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत है, तो आप सिंपल अपनी लोकेशन के हिसाब से उसको सर्च करके तो आप उसका मोबाइल नंबर और उसकी डिटेल जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर कैटेगरीज़ भी हैं। कैटेगरीज़ के हिसाब से भी आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एडमिन पैनल से आप उस प्लम्बर को या उस सर्विस मैन को ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं। ये जो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि एडमिन से इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसको बनाने के लिए किन किन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया गया। फ्रंट एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया, बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया। तो ये सारी हम जो है ना वो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है ना वो हम देखेंगे इसको। उसके अलावा इसका जो एडमिन पैनल है उसमें आप कैटेगरीज़ को तो ऐड कर ही सकते हैं। उसके बाद आप सर्विस मैन को फिर उसको अपडेट भी आप कर सकते हैं और डिलीट भी, मतलब कि जो भी जितने भी PHP के फंक्शंस हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के, उन सब को जो है ना वो आप इस प्रोजेक्ट में टेस्ट भी कर सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, और देखेंगे कि इसमें जो लैंग्वेजेस है वो हम कौन कौन सी जो है वो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि फ्रंट एंड जो है वो क्या होता है वेबसाइट के अंदर और बैक एंड जो है वो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेबसाइट आप ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक उसकी ना अमेज़ॉन की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन का काम आप करते हो, आपको थोड़ा उसका आइडिया है भी है। तो अमेज़ॉन में आप जैसे ही उसको वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो शो होती हैं। उन प्रोडक्ट्स को आप ईज़िली बाय कर सकते हो, उसका ऑर्डर दे सकते हो, या अगर आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो आप उस पर एक अकाउंट बना के अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप प्रोडक्ट्स अपनी ऐड कर सकते हो। तो इस सारे प्रोसेस में जो जो चीज़ आपको नज़र आती है, जो जो चीज़ आप अपनी आँख से देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं वेबसाइट का फ्रंट एंड। किसी भी वेबसाइट को ले लें, फेसबुक को ले लें, यूट्यूब को ले लें, हर एक वेबसाइट का जो जो चीज़ जो आप अपनी आँख से देख सकते हैं उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड। ये दो अलग-अलग शोबे हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उस बंदे को हम फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अगर सिर्फ फ्रंट एंड का काम अगर कोई जानता है तो उसको हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। अगर कोई बैक एंड का काम जानता है उसको हम बैक एंड डेवलपर कहते हैं। तो अब बैक एंड में कौन सी चीज़ें आती हैं? अब बैक एंड में बहुत सारे एल्गोरिदम अमेज़ॉन के ऊपर वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक स्टोर ने अपनी प्रोडक्ट्स लगाई हुई है, एक बंदा कीवर्ड से सर्च करता है लेदर जैकेट्स, तो कौन सी प्रोडक्ट हैं जो पहले पेज पे आएंगी और कौन सी प्रोडक्ट हैं जो एंड वाले पेज पे आएंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम लगा है, मतलब कि जो प्रोडक्ट एक दिन में सबसे ज़्यादा सर्च होती है या उसके ऊपर जितने यूज़र एक दिन में क्लिक करते हैं वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगी। जिस तरह गूगल सर्च इंजन में होता है, जिस तरह यूट्यूब के अंदर होता है, ये सारी वेबसाइट जो है ना ये एल्गोरिदम को जो है ना वो अप्लाई करती हैं। मतलब कि जो प्रोडक्ट पॉपुलर है, जिसके फीडबैक का भी फ़िल्टर लगा होता है, मतलब कि जिस प्रोडक्ट के फीडबैक अच्छे आए हैं वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी, जिसका वो सेलर जो है वो अच्छा है, जिसकी रेटिंग अच्छी है सेलर की, वो भी ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड डेवलपर करता है, ये एल्गोरिदम बनाने का काम और ये सारी चीज़ें, ये काम जो है वो बैकएंड का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्च करते हो, डेटाबेस से डेटा वो लेके डिस्प्ले करवाता है, ठीक है, वो भी बैकएंड डेवलपर ने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब स्टोर अपना अकाउंट क्रिएट करना है अमेज़ॉन के ऊपर, ज़ाहिर सी बात आप अपनी मालूमात डालेंगे, पेमेंट का मेथड भी उधर लगा हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आप उसको क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी जाके। अगर आप उसके अंदर जाके अपना स्टोर जो है उसको एडिट करते हो तो उसको आप अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट का जो है वो मेथड यूज़ होगा PHP के अंदर। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो अपने अकाउंट को, स्टोर को, तो वो डिलीट भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें बैक एंड डेवलपर करता है। अब इसके लिए
जो हम लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे बैकएंड डेवलपमेंट के लिए वो है PHP। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड का मतलब क्या है कि वो आपके फ्रंट एंड को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट एंड है, उसमें आप डेटा जो है ना वो कॉलम्स के अंदर जो है वो लिखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो सारे डेटा को 1 बाय 1 पिक करके डेटाबेस में सेव करा देगा। अब ये सारा काम आपने किससे करवाना है? लैंग्वेज से। वैसे आपने अगर डेटाबेस का जो कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें क्यूरी से किया होगा आपने, मतलब कि इंसर्ट की क्यूरी लिखी होगी, उसमें खुद ही वैल्यूज़ आपने एंटर की होंगी, वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता होगा। अब वही काम आपने ऑटोमेटिकली करना है फ्रंट एंड के ज़रिए, मतलब कि फ्रंट एंड में कॉलम्स में आपने वैल्यू लिखी हैं। अब बटन के पीछे आपने कोड लिखना है कि जैसे बटन को क्लिक करें तो वो सारा डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। लगनी इसके पीछे भी क्यूरी है। जब इसका कोड हम देखेंगे तो आप देखोगे कि इसके पीछे भी क्यूरी ही लगी हुई है, मगर उसको एक तरीका है, उसका मेथड आपने पहले डिफ़ाइन करना है, फिर उस फ्रंट एंड के डेटा को वेरिएबल्स में सेव करवाना है। फिर उस वेरिएबल को सिंपल उस क्यूरी में जिस तरह मैनुअल जिधर डेटा लिखते थे उधर उस वेरिएबल का नाम लिख लेना। कुछ PHP के फंक्शन हैं जो उस क्यूरी को रन करवाएंगे और जो डेटा है हमारा उसको डेटाबेस में सेव भी करवा देंगे। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो हम PHP का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया फ्रंट एंड और बैक एंड का। अब फ्रंट एंड को देखते हैं कि फ्रंट एंड बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वेबसाइट है, हम अमेज़ॉन की एग्ज़ाम्पल ले रहे थे कोई। अब अमेज़ॉन का फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अगर मैं ओपन करूं, अब तो अमेज़ॉन का अकाउंट भी जो है वो पाकिस्तान से बन जाता है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जितना भी उसका लेआउट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हेडर बना हुआ है, ठीक है, इसके ये सर्च का बार लगा हुआ है, ठीक है, इसकी मैं कहता हूँ चलो डोंट चेंज। अब ये सारा आपको जो जो चीज़ भी नज़र आ रही है सारा क्या है? इसका फ्रंट एंड है। अब ये देखो, ये बॉक्स के अंदर जो है ना वो फिटनेस वाली चीज़ें आ रही हैं, ये कंप्यूटर एक्सेसरीज़ वाली आ रही हैं, ये कैटेगरीज आ रही हैं। अब इन सब के अंदर अब ये बॉक्स का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है, ये प्रॉपर इसको सेट किया गया है। ये सारी चीज़ें जितना भी इसका ढांचा जो बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये सारा HTML से बनता है। उसके अलावा जो इसके अंदर ये बटन है साइन इन सिक्योरिटी का, अब ये बटन अगर HTML का आप लगाएंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये मैं सिंपल HTML का बटन लगाऊंगा तो वो डिफ़ॉल्ट बटन जो होगा ना वो बिल्कुल सिंपल होता है। ये HTML फॉर्म के अंदर मैं जाता हूँ, अब ये देखें, सिंपल आपने बटन का टैग लगाया तो ये बटन कैसे बना, बिल्कुल सिंपल। ये देखें, इसको मैंने रन करता हूँ, ये बटन बन गया। और ये फील्ड भी देख लें, ये बिल्कुल सिंपल जो डिफ़ॉल्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो यार मैं ना इसको फील्ड को बड़ा करना चाहता हूँ, इसका ज़रा कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ, इस बटन को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, इसका कलर चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग करने के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? CSS। समझ आ गई? CSS एक प्रॉपर लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी HTML टैग को सेट कर सकते हो। अब ये देखो, इस वेबसाइट के अंदर ये बटन, इसका साइज़ भी बड़ा है, इसका कलर भी येलो है, ये किस तरह हुआ है? ये CSS से हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इधर साइन इन करना चाहता हूँ, इधर मैंने अपना ईमेल लगाना है और पासवर्ड लिखना है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये ईमेल और पासवर्ड जो है ये वैलिड है? ठीक है, ये वैलिडेशन किस तरह लगानी है? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से। किस तरह लगानी है? जावास्क्रिप्ट। ये सवाल उन्होंने पूछना है कि भाई वैलिडेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की है, स्टाइलिंग के लिए कौन सी की है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने इधर अपना ईमेल या फ़ोन नंबर लिखता हूँ, आगे मैं पासवर्ड लिखता हूँ, वो क्या करेगा? PHP इन दोनों को उठाएगा, डेटाबेस में लेके जाएगा, जिधर सारे यूज़र नेम और पासवर्ड पड़े हैं उधर मैच करेगा। अगर वो मैच होता है तो वो स्टेटस चेंज कर देगा कि ये यूज़र वैलिड है, इसको लॉगिन होने दिया जाए। लॉगिन होने दिया जाए, फिर जो उसका डेटा है
वही डिस्प्ले कराना है ना, और तो नहीं किसी का कराना। फिर जो उसके साथ डेटा लिंक है, आपने डेटाबेस में जॉइंस पढ़े होंगे, जिसमें आप जॉइंस क्या होते हैं कि एक ही क्यूरी से आप मुख्तलिफ टेबल्स का डेटा जो है वो फैच कर सकते हो। तो इसमें एक टेबल के अंदर डेटा तो नहीं पड़ा हुआ, हो सकता है 100 से ज़्यादा टेबल हो जिसका डेटा आपने फैच करना है। हो सकता है उसकी लेदर प्रोडक्ट्स भी हों, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी हों, उसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी हों। वो सारी चीज़ें एक ही क्यूरी से फैच करने को जॉइंस कहते हैं। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जावास्क्रिप्ट का, जो हमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है लैंग्वेज। तो इन सब चीज़ों को ये जैसा कि आप इधर देख लें कि HTML किस लिए है? टू बिल्ड स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ वेबसाइट, टू मेक डिफ़ॉल्ट HTML टैग स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। मैंने अब घर बनाया, मैं कहता हूँ यार इस बैठक में सिर्फ जो है ना वो मेहमान आ सकते हैं। अब मेहमानों का क्या काम जी, उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं? वैलिडेशन लगी है ना कि आप इधर से उठ के नहीं जा सकते। ठीक है, यही अगर आपने वेबसाइट पे लगानी हो, भाई तुम्हारी इतनी एक्सेस है, ठीक है, अगर एक कस्टमर है तो वो स्टोर को तो नहीं एक्सेस कर सकेगा, उसको सिर्फ खरीदने तक की एक्सेस देनी है। तो ये सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट से करते हो। उसके बाद इसका फ्रेमवर्क हमने इस्तेमाल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फ्रेमवर्क क्या होता है कि आपको लैंग्वेज में सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, मतलब कि A to Z आप हर चीज़ जो है वो खुद क्रिएट करोगे कोड के साथ। मगर फ्रेमवर्क में आपको सारी क्लासेस जो हैं वो CSS की स्टाइलिश बटन की ऑटोमेटिकली क्लासेस बनी हुई आपको मिल जाती हैं, जस्ट आपने कॉल करना होता है और आपका बटन बन जाता है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन लगानी है, सिर्फ फंक्शन कॉल करना है तो आपकी वैलिडेशन लग जाएगी। जिस तरह आप वो C++ पढ़ी हुई है ना, C++ में आप फंक्शन बनाते थे, उसको कॉल करते थे, काम हो जाता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सीन का जो वो भी एक फंक्शन है, तो सीन का कोड आपने किधर लिखा है? वो तो नहीं लिखा आपने, उसको तो कॉल किया है। तो वो एक लाइब्रेरी में होता था जिसको हम कोनियो कहते थे, studio.h, iostream लाइब्रेरी थी जिसके अंदर वो सारी फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड थे। तो इसी तरह ये इसमें आपको जावास्क्रिप्ट में सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। ठीक है, jQuery जिसको कहते हैं, वो एक जावास्क्रिप्ट की क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है, उसको आप सिंपल उसका फंक्शन कॉल करो तो आपका काम वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह ही अब हम आते हैं इसके ऊपर बैकएंड की तरफ। फ्रंट एंड की समझ आ गई। अब बैकएंड में क्या है? PHP जो है वो वेबसाइट एडमिन बैकएंड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि जितनी भी इंटरेक्शन हमने परफॉर्म करनी है फ्रंट एंड से, डेटाबेस से, जहाँ जहाँ वो परफॉर्म करनी है उधर उधर हमने PHP का कोड लिखना है। उसके बाद SQL जो है वो हम डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही लैंग्वेज है ना, कोई सी भी आप डेटाबेस ले लो, SQL ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, जो DBMS है वो हम MySQL इस्तेमाल करेंगे। इसके भी फ्रेमवर्क मौजूद हैं PHP के भी, मगर वो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम कोर PHP का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्रपोजल। तो लारावेल और कोऑर्डिनेटर दो फ्रेमवर्क है PHP में जिसमें आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बनी हुई होती हैं, उसको सिंपल आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट की तरफ। बल्कि थोड़ा सा जो है ना वो मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ, सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं HTML का, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें ये देखें, इसमें लिंक्स आपने किस तरह लगाने हैं HTML के अंदर, इमेजेस किस तरह लगानी है, ये हर वेबसाइट में यूज़ होने का टैग। लिंक्स के लिए कौन सा टैग है? A का टैग है उसके अंदर। अब ये मैं थोड़ा सा आपको ना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना उसका सिंटैक्स है HTML का, कि सबसे पहले तो HTML का हम मेन टैग लगाते हैं जिसके अंदर जो ब्राउज़र फिर हमें मतलब कि ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो कोड हम लिख रहे हैं ये कौन सा HTML का कोड है। अब ब्राउज़र को तो नहीं पता, कंप्यूटर तो लकीर का फ़कीर है, जो आपने बताना वही उसने करना है। उसके बाद टाइटल आप लिखते हैं, टाइटल क्या है जो इधर आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये H1 है, हेडिंग के लिए जो टैग है वो हम H1 का इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ अगर आपने लिखना है तो वो हम P का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा इधर मैं कल कर रहा था परफॉर्म,
किधर गया है वो? चलें हम इसको जो है ना वो रखा तो मैंने इधर ही था। हम दोबारा से जो है ना वो उसको देख लेते हैं। बिल्कुल जो बेसिक टैग है ना वही हम देखेंगे, लिंक का, टेबल का, डिव का, आई फ्रेम का, जो मतलब कि जो हमारे प्रोजेक्ट में जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हैं। डिव का टैग जो है वो मोस्ट जगह पे यूज़ हुआ है। उसके बाद इमेज का, लिंक का, ठीक है। डायरेक्ट ही हम जो है ना इसके ऊपर चलते हैं। इसकी एक वीडियो जो है ना वो मैंने बनाई हुई है, वो HTML का मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो आप देख लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये अब ये देखो, लिंक अगर आपने लगाना है सिंपल HTML के अंदर, तो आपने ये ए का टैग है, टैग को एलिमेंट कहते हैं। ये आपने अपने जहन में रखना है कि एलिमेंट को टैग कहते हैं और टैग को ही एलिमेंट कहते हैं, इन दोनों के अंदर मिक्स नहीं होना। अब हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ को। फॉर एग्जांपल ये टैग तो है, मतलब कि ये टैग यूज़ होता है लिंक लगाने के लिए, लिंक तो लग जाएगा, मगर उसका एड्रेस कैसे देना है आपने? एड्रेस देने के लिए एक एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं href। ठीक हो गया। अब href के अंदर आपने जिस अगर उस लिंक के पीछे आपने किसी एड्रेस वो लगाना, तो href एट्रीब्यूट के अंदर उस एड्रेस को आप दोगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो एड्रेस मैंने दिया हुआ ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने इसको क्लिक किया तो इधर उसने जो है ना वो वेबसाइट जो है वो ओपन कर दी। तो ये लिंक लगाने के लिए अपनी वेबसाइट में हम इस टैग का इस्तेमाल करते हैं, छोटा सा बिल्कुल टैग है। उसके बाद आ जाती है इमेज, जो सबसे ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट में जो है ना वो यूज़ होना है। इमेज को लगाने के लिए img का टैग है, img का, ठीक है। उस टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, एक तो ड्रेस का हो गया ना एट्रीब्यूट, ठीक है, जिसको src लिखना है आपने। चलें हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ ही आते हैं डायरेक्ट। ये नहीं चलता तो ना चले। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट आपने रन कैसे करना है, आपको ना एक वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर सारा कोड होगा। उस लिंक के अंदर उस फाइल को सिंपल आपने डाउनलोड करना है। इधर आपको जिप फाइल में वो डाउनलोड मिल जाएगा, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है इधर, तो आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। वो फ़ाइल कौन सी होगी? mf नाम से वो होगी फ़ाइल। उसको आपने लोकल डिस्क सी के अंदर XAMPP का फ़ोल्डर, उसके अंदर htdocs का फ़ोल्डर, इसके अंदर आके आपने उसको पेस्ट कर देना है। ये mf नाम होगा फ़ाइल का। ये सारी फ़ाइल है। इस फ़ाइल के अंदर एक db का फ़ोल्डर होगा जिसके अंदर वो डेटाबेस होगी सारी। ये मैंने वो पहले लेक्चर में भी बताया, ठीक है। इस तरह आपने पहले इस फोल्डर को जो है ना वो इधर कॉपी करना है htdocs के अंदर। उसके बाद आपने XAMPP को ओपन कर देना है। XAMPP एक टूल है जो सर्वर साइड लैंग्वेज को रन करवाता है। अब सर्वर साइड लैंग्वेज कौन सी हमने यूज़ की? PHP। तो उसको रन करवाने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, जो ये टूल हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। टूल का नाम क्या है? XAMPP। और सर्वर का नाम क्या है? अपाचे। ये भी वो क्वेश्चन अक्सर करते हैं। और जो DBMS यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है? MySQL। और इसकी जो लैंग्वेज है वो SQL है। ये MySQL लैंग्वेज नहीं है, ये DBMS है, ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है। लैंग्वेज का नाम सिर्फ SQL है। तो इन दोनों को आपने स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपने जो फोल्डर मैंने आपको दिया है उसको आपने htdocs के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है। mf नाम होगा। उसके बाद जो दूसरा क्या प्रोसीजर है, डेटाबेस किस तरह आपने करनी है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अब हम सिर्फ इसकी जो वर्किंग है वो चेक करते हैं। अब ये लोकल होस्ट मैंने लिखा,
आगे मैं लिखा MF, तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो गया मेरे सामने। अब इस प्रोजेक्ट में यहाँ तो मैं कैटेगरी से सर्च कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेंटर को सर्च करता हूँ, तो इधर जो है वो मुझे पेंटर की डिटेल जो है वो डिस्प्ले होगी। ठीक हो गया। इसका नंबर भी मैं देख सकता हूँ। अब इसको इस मज़ीद डिटेल में मैं इसका एड्रेस भी देख सकता हूँ। सिंपल मैं इसको कॉल करूँगा तो ये सारा ओके हो जाएगा। बाकी आप इसको लोकेशन वाइज पे सर्च भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सर्च करना है गुजरात, और जो कैटेगरी है वो मैं प्लम्बर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ, जो गुजरात के प्लम्बर होंगे वो मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। वैसे प्लम्बर जो है वो 2 थे, जो गुजरात का प्लम्बर था वो एक ही था, वो मुझे मेरी लोकेशन के मुताबिक डिस्प्ले हो गया। तो अब हम चलते हैं वैलिडेशन की तरफ कि अब ये इधर वैलिडेशन लगी है कि जब तक मैंने इधर अपना करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं देना तब तक इसने जो है ना वो ओपन नहीं होना। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो है वो मैं यूज़र नेम अपना लिखता हूँ एडमिन, और इसका जो पासवर्ड है वो कैपिटल TEST@123 है। तो जैसे मैं इसको साइन इन करता हूँ, ये करेक्ट पासवर्ड होगा तो इसको लॉगिन कर देगा। अगर इनकरेक्ट होगा तो वो कहेगा कि भाई आपका पासवर्ड जो है वो सही नहीं है। तो टोटल पर्सन 5 हैं और कैटेगरीज भी 5 हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिन सेटिंग के अंदर जाता हूँ तो अपनी प्रोफाइल को मैं अपडेट कर सकता हूँ। इधर अपना नंबर जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपनी पासवर्ड को भी चेंज कर सकता हूँ जो मैंने लगाया हुआ है। तो उसके बाद सर्विस कैटेगरी है, उसमें आप कैटेगरी को जो ऑलरेडी कैटेगरीज हैं उनको आप एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और जो न्यू कैटेगरी हैं उनको आप ऐड भी कर सकते हो। इस तरह पर्सन लिस्ट है, पर्सन को देख सकते हो कितने पर्सन ऐड हैं, उनको एडिट कर सकते हो। और उसके अलावा देख सकते हो कि वो जो न्यू पर्सन है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। पेजेस हैं, पेजेस 2 ही पेज हैं हमारे पास, एक अबाउट अस का पेज है और एक अब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो है ना मैं लिख लेता हूँ मल्टीफिक्स, तो ये डेटाबेस में चेंज हो जाएगा। और वो डेटाबेस का जो फैच करने वाला सिस्टम है सारा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है ना वो मैं दरम्यान में लेके आना चाहता हूँ। ये दरम्यान में आ गया, बोल्ड। इसको मैंने अपडेट किया तो ये डेटाबेस में जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। अब मैं इसको जो है ना वो दोबारा इसको मैं रन करता हूँ। तो अब आप ये देखो कि इधर ये मल्टीफ्लिक्स लिखा आ गया, मतलब कि ये डेटाबेस में आप डायरेक्ट इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर कंटेक्ट अस वाली चीज़ों को भी जो है ना वो आप इजीली आप इधर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ NCBA एंड E। ठीक हो गया। इसका मैंने अपडेट किया, ये मेरी कंटेक्ट अस की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हुई। और इधर मैं इसको जो है वो रिफ़्रेश करता हूँ तो ये पहले डेटाबेस से अपडेट हुआ, फिर डेटाबेस से जब फैच होगा तो वो नया डेटा इधर फैच हो गया। तो अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। पहले हम इसके HTML के कोड को देखेंगे, फिर हम इसके CSS के कोड को देखेंगे, फिर हम जावास्क्रिप्ट के कोड को देखेंगे, उसके बाद PHP के और साथ ही उसकी डेटाबेस के कोड को भी। सबसे पहले आपने देखना है ये HTML के कोड को। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना इधर अपना प्रोजेक्ट रन किया है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि ये जो आपका हेडर है ना, इधर ना आप एक और चीज़ ऐड कर दें। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं इधर एक बटन ऐड कर दें, तो आपको किस तरह पता लगेगा ये किस पेज के अंदर। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, ये ऊपर एड्रेस लिखा हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल localhost/mf के फ़ोल्डर में इसकी फ़ाइल पड़ी हुई है। एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर उस फोल्डर के आगे उस फाइल का नाम नहीं लिखा हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली आपने समझ जाना है कि उस फाइल का नाम क्या है, index.py। क्योंकि इंडेक्स वाली जो फाइल है वो ऑटो रन होती है, इसलिए उसका नाम नहीं आगे डिस्प्ले होता।
अगर मैं इधर कैटेगरीज वाला पेज ओपन करूँगा तो आगे वो मुझे बता देगा कि ये पेज कौन सा है। ये अब कौन सा पेज है, कैटेगरी डॉट PHP का। अब मैं डायरेक्ट जो है वो अब होम पे जाता हूँ, तो अब कौन सा पेज है, अब ये, अब वो बता रहा है। जब मैं डायरेक्ट ओपन करूँगा तो फिर वो अगर नहीं बताएगा तो समझ जाना कि वो पेज कौन सा है, इंडेक्स डॉट PHP का। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट वो देख सकते हैं कि वो कोड किधर पड़ा हुआ है। सबसे पहले वो ये इधर से पकड़ते हैं बच्चे को। आपने ये इंडेक्स डॉट PHP को ओपन करना है। तो ये आप सबसे पहले हम HTML का कोड देखेंगे, कौन कौन से टैग्स हैं वो यूज़ हुए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि HTML का मेन टैग होता है, उसके अंदर आप सारा HTML का कोड लिखते हैं। उसके बाद हेड का टैग होता है और बॉडी का टैग होता है। ये समझ लो कि ये सार और ये बॉडी, ठीक है। जो हेड होता है, अब ये देखें टाइटल मैंने क्या लिखा हुआ है, मल्टीफिक्स। अब ये हेड का टैग से अगर इधर आपने अगर कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो आप वो हेड के टैग से, टाइटल के टैग से करवा सकते हैं। टाइटल का टैग इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमने देख लिया। अब इसमें जो CSS हम यूज़ करते हैं, CSS की होती हैं 3 टाइप्स। कौन कौन सी होती हैं पता है? CSS की होती हैं 3 टाइप। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इनलाइन CSS टैग के अंदर हम लिखते हैं, मतलब कि जिस टैग के ऊपर आपने CSS लगाना है कोड, वो उस टैग के अंदर हम लिखते हैं। इंटरनल CSS हम हेड के अंदर लिखते हैं और एक्सटर्नल CSS हम एक अलग फाइल बनाते हैं, उस फाइल के अंदर वो CSS का कोड पड़ा होता है। तो इन तीनों का अलग से अपना अपना फ़ायदा है। सबसे पहले एक्सटर्नल का फ़ायदा देखते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट बनाना हो ना बड़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई 40-50 पेज है, हर पेज के ऊपर CSS तो नहीं आप लगा सकते। तो आप एक ही फ़ाइल क्रिएट करो, जिधर जिधर वो CSS लगनी है उधर उधर वो उसका लिंक दे दो, सिंपल। बजाय इसके कि आप सारे पेज पे बनाओ। अगर आपका प्रोजेक्ट है छोटा, कोई 3-4 पेज हैं, तो आप इंटरनल CSS इस्तेमाल कर लो, मतलब कि हर पेज की अलग CSS आप हेड के अंदर लिख दो। अगर आपका कोड ही एक पेज का है, ठीक है, आपने सिर्फ काम चलाना है, तो आप टैग के अंदर उस CSS को लिख दो, बजाय इसके कि वो आप बड़े चक्करों में पड़ो। तो इसी तरह उसने ये लिखा है, पहले उसने CSS का लिंक दिया है। लिंक, अब बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क मैंने आपको बोला था कि मैंने यूज़ किया है। कौन सा यूज़ किया है? बूटस्ट्रैप क्या करता है कि ये ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस मुझे प्रोवाइड करता है। सिंपल मैंने उसको कॉल करना और मेरा काम हो जाना है। तो इसका मैंने एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर है जिसके अंदर CSS का फोल्डर है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है CSS की। इसका एड्रेस मैंने दे दिया। अब सिंपल इस फाइल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं पड़ी हुई हैं, वो सिर्फ मैंने कॉल करनी है। तो उसके बाद ये बाकी जो CSS है, स्टाइल CSS, मेन्यू की जो CSS है, कलर की, टेस्टिमोनियल की, रिस्पॉन्सिव की, जो मैंने खुद कोड लिखा है। कुछ मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया, कुछ मैंने खुद किया, ठीक है। जो मैंने खुद किया उसका भी मैंने इधर कोड दे दिया। अब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये ग्रीन में, ये कमेंट्स हैं, ये समझाने के लिए यूज़ हो रहे हैं कि आप ये कोड किसका है। ये मेन स्टाइल शीट्स की लिंक्स हैं। ये फ़ॉन्ट जो यूज़ हुए हमारे प्रोजेक्ट में, ये उसका है। ये गूगल फ़ॉन्ट्स जो यूज़ हुए हैं, ये उनका है, ठीक है। और ये जो स्लाइडर आप यूज़ कर रहे हो, ये वाला, ये जो स्लाइडर यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये उसका। इसको मूव भी ना चाहिए, इसको स्लाइडर को मूव भी करा लेते हैं। अब है ही एक इमेज लगी हुई, 2 लगाएंगे तो मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो CSS है वो ये एसेट्स के अंदर रेवोल्यूशन स्लाइडर है, उसके अंदर ये स्लाइडर CSS की फ़ाइल है। स्लाइडर ये सारा काम स्टाइलिश आप CSS के ज़रिए आप करते हो। तो उसके बाद जो जितना भी कोड है HTML का मेन, वो आप लिखते हो बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर आपने सबसे पहले डिव यूज़ करना है। अब डिव क्या है? डिव और टेबल में फ़र्क क्या है कि टेबल आप बनाते हो ना जब HTML के अंदर, तो टेबल आपका बिल्कुल ये एक बॉक्सेस आपस में कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेबल बनाया ना मैंने, तो इस तरह ये 3 बॉक्सेस जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर एक और बॉक्सेस बनाने हैं तो उसके नीचे 3 जो है वो रो की फॉर्म में।
मतलब कि हमें इस तरह लगता है कि जैसे ये सारा टेबल बना, नहीं, वो एक रोज़ का कॉम्बिनेशन होता है आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उसकी ना एग्ज़ाम्पल इधर हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट उसकी एग्ज़ाम्पल है। ये मैं टेबल्स के ऊपर आया, अब ये देखें, अब ये मैंने आपको अभी ये यही कहा कि ये जो कंपनी, कंटैक्ट और कंट्री है, ये एक रो है, उसके नीचे ये जो डेटा है ये भी एक रो है। समझ आ गई? एक तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके कोड की तरफ अगर देखूं तो ये तो चलो, ये जो CSS यूज़ हुई है ये कौन सी है, ये ज़रा बताइएगा, कौन सी टाइप है ये? ये इंटरनल CSS है, मतलब कि हेड के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं टैग के अंदर लिखता तो वो 3 लाइन, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया वो इंटरनल है। बाहर की फाइल को मैंने, हाँ, आप अब जाहिर सी बात है बहुत सारे पेजेस हैं, जितने पेजेस हैं उन सिर्फ मैंने लिंक कॉल करवाना पड़ा। अगर मुझे लिखना पड़ता तो हर पेज पे वो कोड ज़्यादा हो जाना था, ठीक है। तो इनकी मैंने जब वो CSS टेबल का फॉन्ट फैमिली, मैंने कहा यार एरियल होनी चाहिए, बॉर्डर उसका कोलैप्स कर दो। अगर कोलैप्स नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टी है CSS की, तो वो लहदा वो बॉक्सेस शो करेगा, ठीक हो गया। है ये बॉक्सेस ही हैं, ये बॉक्सेस ही बने हुए हैं, ठीक है। मगर ये जो CSS की प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स, अगर आप इसकी वैल्यू कोलैप्स दे देंगे तो ये आपके टेबल को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैनेज कर देगा। आपको ये इस तरह लगेगा कि एक प्रॉपर टेबल बना हुआ है। उसके बाद विड्थ उसकी मैंने 100% रख दी। फिर टेबल डेफिनेशन और टेबल हेडर का जो है ना, इसका मैंने जो है बॉर्डर वो 1 पिक्सल्स रख दिया, और सॉलिड इसका कलर मैं जो है ना वो ये इससे भी आप दे सकते हो कलर, कोड से भी, और वैसे भी आप लिख सकते हो ब्लैक। अब ये जो इसका जो बॉर्डर है ना, ये अब ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर मैंने कोई विड्थ अगर बढ़ानी है तो अब ये देखें ना, स्टाइलिश ही है ना, मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चाहूँ तो वो CSS से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ये टेक्स्ट लाइन जो है वो लेफ़्ट है, अगर इधर मैं सेंटर करूँगा तो वो सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, राइट करूँगा तो सारा टेक्स्ट राइट में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट लाइन पे मैं जो है वो ये सेंटर इधर लिख देता हूँ, तो ये सारा सेंटर में आ गया। तो पैडिंग इसकी जो है वो, ये पैडिंग क्या चीज़ है, पैडिंग मैं इसकी बढ़ाता हूँ, ये यस वो बढ़ती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी 20 करता हूँ तो आप देखना इसकी जो स्पेस है ये डबल हो जाएगी। ये चारों साइडों पे जो स्पेस है वो बढ़ानी है, तो पैडिंग की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप बढ़ा सकते हो। अब इसमें एक जो है वो फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो, ये बहुत मज़े का फ़िल्टर है कि मैंने बैकग्राउंड कलर तो चेंज करना है मगर सिर्फ इवन नंबर का, बैकग्राउंड कलर तो चेंज करना है मगर सिर्फ इवन नंबर का। टेबल रो का कलर चेंज करना है, रो तो सारी हैं मगर किसका चेंज करना है, जिसका नंबर इवन होगा। nth चाइल्ड एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आपने अगर इधर मैं लिखूँगा ना ऑड, तो पहले का चेंज होगा। ये देखो, अगर मैं लिखूँगा ना इवन, तो इवन का चेंज हो जाएगा। ये तो ये एक CSS, इसको CSS सेलेक्टर्स कहते हैं कि आपने कोई एक ख़ास किस्म की चीज़ वो सिलेक्ट करनी है तो आप CSS के सेलेक्टर्स को यूज़ करके कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ये स्टाइल के अंदर ही आपने CSS को कोड लिखना होता है, ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए। उसके बाद HTML का, अब ये मेन चीज़ आ गई, डिव और टेबल का फ़र्क इधर हमने जाना अभी देखना है, ठीक है। ये डिव हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डिव को क्यों हम टेबल पर प्रेफर करते हैं वो हम देखेंगे। अब ये देखें, TR मैंने लिखा एक रो बनाने के लिए, कौन सा टैग है, TR का। अब TR के अंदर मैंने वो 3 जितने भी कॉलम मैंने रोज़ बनानी है, वो मैंने जितने भी बॉक्स बनाने हैं वो TH के नाम से मैंने वैसे उसको TD कहते हैं, अगर TH करेंगे तो ऑटोमेटिकली बोल्ड कर देता है,
TH का मतलब है टेबल हेडर, TD का मतलब है टेबल डेफिनेशन, वैसे इसको टेबल डेफिनेशन ही कहते हैं। अब ये मैंने TH लिखा, कंपनी कंटैक्ट कंट्री, तो ये इस तरह नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, कॉलम के फॉर्म में नहीं, रो के फॉर्म में बनेगा। तो ये मैंने कंपनी कंटैक्ट और कंट्री। इसी तरह ही मैंने इसका जो डेटा देना वो इस तरह नहीं देना, इस तरह देना है, अल्फ्रेड्स मैरिया और जर्मनी, अल्फ्रेड्स मैरिया और जर्मनी। तो जितने भी मैंने इसको ऐड करते जाना, मैंने इसका टेबल इस तरह का बनता जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गए। अब डिव क्या है, यही काम कितना लंबा मैंने किया है। डिव क्या थी, एक अगर मैं टैग लिखता ना डिव का, तो उसने एक बॉक्स बना देना। अगर मैं एक और उस डिव के अंदर डिव लिखता, उस बॉक्स के अंदर बॉक्स। अगर उस डिव के अंदर एक और डिव लिखता, तो बॉक्स के अंदर 2 बॉक्स। डिव, उस डिव के अंदर 3 डिव, एक डिव के अंदर 3 डिव लगा दी, तो उस बॉक्स के अंदर 3 रोज बन जानी थी। मतलब कि ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल, हर किसी को समझ आने वाला, इसलिए हम टेबल के ऊपर डिव को रेफर करते हैं। अब ये डिव का देखना आप ज़रा। तो अब इसमें ये ब्लॉक लेवल का मतलब है कि ये ब्लॉक आपने अगर बनाना है तो आप डिव को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो ये आप ये देखना, ये देख, ये मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसकी मैंने ये जो CSS है, ये कौन सी है, इनलाइन CSS। ठीक है, इसका मैंने एक ब्लॉक बना लिया। अब एक और ब्लॉक जो है वो मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने डिव का टैग, अब ये 4 बन जाएंगे ब्लॉक। कितना आसान प्रोसीजर। टेबल से मुझे वो TDयाँ, TR और TH वो लंबे चक्रों में पड़ जाना था। सिंपल मैंने क्या, डिव को बनाता जाऊंगा। तो अब मैंने एक और बनाने, एक और डिव लिखी, तो अब मैंने इस डिव के अंदर जो है वो बनाना है। क्या करना है जी, डिव के अंदर मैंने बनाना है। तो सिंपल मैं उस डिव के अंदर से सिर्फ उसको पेस्ट करूँगा इधर, तो उस डिव के अंदर एक और वो बन जाएगा। ठीक है, ये बाकी मैं काट देता हूँ। ये सब कॉलम ही क्यों नहीं बन रहे रूम में? CSS की प्रॉपर्टी इट्स बॉक्स के अंदर है। ठीक हो गया, इसकी CSS लगा के आप इसको लिस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। मतलब कि वो आपको फ्री हैंड दे दिया उसने। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल एक और क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैंने उसके अंदर वो क्रिएट करता जाएगा। ठीक हो गया। तो ये डिव का कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने है। इसी तरह अब हम अपने प्रोजेक्ट के कोड की तरफ चलते हैं। तो प्रोजेक्ट में भी हमने डिव ही इस्तेमाल की। फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमने एक डिव बनाई, उसके अंदर हमने ये मेल, फ़ोन नंबर और ये बटन बना दिया। फिर एक और डिव बनाई, उसके अंदर हमने ये लोगो और ये मेन्यू लगा दिया, ये तो हेड नहीं होगा, हेडर लगा दिया। फिर इस एक और डिव बनाई, उसके अंदर हमने स्लाइडर लगा दिया, सिंपल। फिर हमने एक और डिव लगाई, उस ये एक डिव लगी हुई है, ये उसके अंदर 3 बटन लगे, डिव के अंदर 3 बटन लगा दिए। टेबल बनाते तो आप किस किस को याद रखते, बहुत मुश्किल स्ट्रक्चर था, मगर डिव से आप बिल्कुल ईज़िली आप बना सकते हो। अभी जैसे कि हम इसके कोड को देखते हैं, अब ये इसका कोड है। अब ये एक डिव बनाई मैंने, ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि इसकी क्लास जो है वो स्मॉल लोगो बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। इमेजेस के अंदर लोगो इसका जो है वो पड़ा हुआ है मल्टीफिक्स का, तो वो जो है ना ईज़िली जो है ना वो आप इसको इधर लगा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैटेगरीज़ हैं, अब कैटेगरीज जितनी भी आपको इधर डिस्प्ले हो रही हैं, ये वाली जो डिस्प्ले होती हैं, ये सारी
डेटाबेस से आ रही हैं, तो सिंपल जो है वो डिस्प्ले करवाने का जो कोड है वो ये है PHP का। इसको अभी हम नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ हम HTML के देखेंगे। इसके अंदर एक फॉर्म का जो है वो यूज़ हुआ है टैग। अब फॉर्म का टैग क्या करता है, एक फॉर्म बना देता है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं और एक बटन होता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वो आप डेटा लिखते हैं और वो डेटा आपके डेटाबेस में सेव हो जाता है जाके। उस मेथड कौन सा इसके लिए काम के लिए यूज़ होता है PHP का, पोस्ट। 4 मेथड हैं PHP के, पोस्ट, पुट, अपडेट। मतलब कि एक होता है पोस्ट, गेट, पुट और डिलीट। पोस्ट मेथड यूज़ होता है डेटा को क्रिएट करने के लिए, गेट मेथड यूज़ होता है डेटा को फैच करने के लिए, पुट मेथड डिलीट होता है डेटा को अपडेट करने के लिए, और डिलीट मेथड डेटा को डिलीट करने के लिए। ये 4 मेथड जो है वो PHP के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब फॉर्म से तो ज़ाहिर सी बात है हमने डेटाबेस में भेजना है, तो इसके लिए जो मेथड है वो कौन सा है, पोस्ट का। तो उसके बाद अब हमने इसकी कैटेगरीज जो है वो डिस्प्ले करवा ली। सिंपल हमने एक क्यूरी लिखी, ठीक है। चलें ये तो हम वो कि जब PHP की तरफ आएंगे तो तब देखेंगे। इसके अलावा डिव का टैग समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो मेन टैग है वो हेडर का टैग भी आपको मैंने बताया कि हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि जो हेडिंग मैंने अब ये लोकल सर्विस कैटेगरी जो है वो हेडिंग का है, हेडिंग बनी हुई है। ऑटोमेटिकली अगर आपने हेडिंग बनानी है सिंपल H5 का टैग लिखो तो वो बन जाएगी। बाकी इसमें आप देख लें सारी डिव ही इस्तेमाल हुई है, ठीक है। डिव का मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिर उसकी लिस्ट है, ठीक है। मतलब कि ये कैटेगरीज जो है वो डेटाबेस से आए तो सही, मगर किसकी फॉर्म में आए, लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो वो आप लिस्ट के टैग में ये सारा काम करवाएंगे तो वो लिस्ट की शक्ल में ही डिस्प्ले होगा। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। ये सारी हमने जावास्क्रिप्ट की जो है ना वो jQuery की लाइब्रेरीज कॉल करवाई, उनका एड्रेस दे दिया। ये भी ये जावास्क्रिप्ट का कोड भी जैसा कि मैंने आपको बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क का समझाया कि उसका सारा कोड भी उधर पड़ा हुआ है बाहर, वो भी इंटरनल ही यूज़ हुआ है। तो इसका एक CSS के बाकी टैग्स जो थोड़े बहुत हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर्म के लिए जो टैग यूज़ होते हैं वो है बटन का टैग है, ठीक है, वो टेक्स्ट का टैग है, ठीक है। ये फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये कंटेक्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमने इसको टाइटल लिखा, टाइटल का टैग मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज़ होता है। ये सारे लिंक्स लगाने के बाद इसमें भी डिव है, डिव के अलावा जो टैग है उसको जो है वो हम देखते हैं। बाकी इसमें मैंने यही आपको बताया कि इमेज का टैग, लिंक का टैग, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा CSS की तरफ, थोड़ा सा CSS को समझते हैं। अब CSS का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको टेबल में समझाया कि हर टैग का आपने अलग अपनी मर्ज़ी का कलर, अपनी मर्ज़ी का साइज़, वो सारा आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जबकि बूटस्ट्रैप में फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप का अगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ इधर HTML में, तो ये बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जो CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों की हमें प्रोवाइड करता है। बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री CSS फ्रेमवर्क, मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप 3 को चलें हम देख लेते हैं। तो अब ये देखें इसके जो अलर्ट्स हैं बूटस्ट्रैप के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना आपने डिस्प्ले करवाना है कि इस तरह का एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो ये मैसेज ऑलरेडी बना हुआ है, इसका कलर सेट है, इसकी हाइट सेट है, विड्थ सेट है, इसका हर चीज़ जो इसका टेक्स्ट है वो सेट है। सिर्फ आपने उस क्लास को कॉल करना है तो ये आपका मैसेज बॉक्स जो है वो लग जाएगा। कोई भी किसी भी किस्म के CSS की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके टेबल्स भी बने हुए, और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि ये रिस्पॉन्सिव होते हैं सारे टैग। वैसे अगर आपको एक HTML का टेम्पलेट बनाना पड़े तो उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जब बूटस्ट्रैप आप यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्पॉन्सिव होते हैं सारे, ठीक है। अब ये देखें, अब ये टेबल को मैंने किया तो ये जितने भी स्टाइलिश टेबल हैं इनकी CSS करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी सिर्फ मुझे ये क्लास कंटेनर कॉल करनी पड़ी तो ये खुद ही वो सारी CSS लग गई है। ऑनलाइन लिंक भी आप लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप का, तो उसके लिए फिर नेट ज़रूरी होता है,
आप ऑफलाइन लिंक भी लगा सकते हो। अब मैं फाइल डाउनलोड करके कोड में रख देता हूँ। हाँ, ये डाउनलोड हो जाता है बूटस्ट्रैप, इसको डाउनलोड करके आप कोड में रख सकते हो इजीली। अब ये देखिए इसकी कोई CSS सिर्फ 2 क्लासेस मैंने यूज़ की। एक टेबल बॉर्डर्ड, कि ये टेबल को जो वो बॉर्डर कर दें, ये क्लास मैंने कॉल की तो बॉर्डर हो गया। बाकी जो इसका ये टेबल की जो जितने भी CSS है ये कंटेनर के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, अगर आपने देखना हो ना रन टाइम पे कि इसकी CSS की फ़ाइल कौन सी है, तो सिंपल एक तरीका, लेफ़्ट क्लिक करें, इंस्पेक्ट में जाएं, तो ये आपको सारी CSS जो है वो उसकी ये कंटेनर में ये ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। ये कंटेनर की CSS आ गया, ठीक है। इधर से आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज भी कर सकते हो, मतलब कि आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि ये किधर इसकी ये कौन सी क्लास जो है वो इसके अंदर कौन सा डेटा है, उसने कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं CSS। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछे ना कि आप ये बताएं कि ये इसकी फ़ाइल किधर है CSS की, सिंपल आपने इंस्पेक्ट में जाना है तो आपको ये सारा बता देगा कि ये जो है ना ये सारी इसकी फ़ाइल्स हैं कंटेनर का, ठीक है। ये जो कंटेनर मैंने यूज़ किया ये responsive.css के 105वीं लाइन पर पड़ा हुआ, हाँ, ये CSS और बूटस्ट्रैप मिनी वाली। ठीक हो गया ना, सही है। ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट जो है वो ये आप ओपन कर सकते हो। उसके अलावा CSS का अब ये बूटस्ट्रैप के आप बहुत सारी चीज़ें, अलर्ट्स हैं, बटन्स हैं। अब ये बटन ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इस तरह का बटन बनाना है, सक्सेस का, इन्फो का, वार्निंग का, डेंजर का, तो ये सारे बटन बने हुए पड़े हैं। ये सिर्फ उनकी ये क्लासेस हैं, .btn सक्सेस, तो ये सक्सेस वाला बटन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। BTN वार्निंग, तो ये ऑटोमेटिकली ये रेड वाला जो डेंजर वाला बटन है ये क्रिएट हो जाएगा। ये देखें, सिर्फ ये बटन टैग है, टाइप उसका जो एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसकी टाइप अगर आप कुछ और लगाते हैं तो वो बहुत सारी टाइप्स होती हैं फॉर्म की, एक वो MCQ टाइप के वो डॉट भी होते हैं, वो लगाने हैं तो आप इधर वो दूसरा लिख दो तो वो डॉट लग जाएंगे। तो क्लास इसके बटन लिंक मैंने यूज़ किया है तो वो लिंक वाला बटन ये बन जाएगा, ठीक हो गया, समझ आ गई। ये बूटस्ट्रैप है, इसकी क्लासेस सारी बनी होती हैं। अब इसका कोड आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, चेंज आपने करना तो वो हो सकता है, चेंज आप इसमें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ना इस बटन का इसका मैं ट्राई करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल अब ये सक्सेस वाला बटन है, मैं इसकी CSS जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो उसी तरह ही आपने इंस्पेक्ट में जाना है, रन टाइम पे तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका कलर है, ये इसका उसने ग्रीन दिया हुआ है, ये अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। अगर आपने चेंज नहीं करना तो फिर भी वो ठीक है। तो इस तरह छोटा सा हम जो है वो एक छोटी सी, अब ये CSS हो गया, HTML हो गया, इसका बेसिक ओवरव्यू आपने ले लिया। इसी तरह प्रोजेक्ट में आपने जो बाकी पेजेस में यूज़ हुए टैग वो देखने हैं, जो CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं आपने वो देखनी है, वो समझनी है, ठीक है। उसके बाद PHP का जो है ना वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इधर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैंने एक सिंपल समझाने के लिए मैंने एक CRUD ऑपरेशन जो है वो एक परफॉर्म किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंपल सी एप्लीकेशन है PHP की, जो डेटा को क्रिएट, फैच, डिलीट और अपडेट करती है। तो यही PHP का पावर है, ठीक है। आप अपने डेटाबेस के अंदर PHP के ज़रिए डेटा भेज सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने डेटा क्रिएट करना है, ठीक है। मैं इस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी का इसमें चेंज करना चाहूँ तो CSS डाल के इसको चेंज कर सकता हूँ, मगर ये सिर्फ PHP के कोड को समझाने के लिए मैंने आपको ये किया है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप अपने प्रोजेक्ट का जितना भी कोड है वो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो इसमें सिंपल मैंने इसका अपना नेम लिखता हूँ, इधर मैं अपनी एज लिखता हूँ, तो मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये डेटा जो है वो डेटाबेस में ऐड हो गया। जैसे ही मैं इसको व्यू रिज़ल्ट करूँगा तो वो डेटाबेस से फैच होके भी इधर
आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने डेटाबेस देखनी है कि ये डेटाबेस किधर पड़ी हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर आपने डेटाबेस को ओपन करना है तो आप localhost/myadmin लिखोगे तो ये आपकी डेटाबेस का जो DBMS है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने एक डेटाबेस बनाई हुई है, टेस्ट के नाम से, जिसके अंदर यूज़र्स का टेबल है और उसके अंदर जो डेटा है वो सेव हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और डेटा जो वो एक और बंदे का, चलो आपका ही मैं सेव करना चाहता हूँ, ये मैंने लिखा, ठीक है, चलो 23 कर लेते हैं और इसकी ईमेल में अभी इधर लिखते हैं इसकी वैलिडेशन लगी हुई है कि नहीं। इसकी वैलिडेशन अभी नहीं लगी हुई। अगर लगी होती तो वो कहता कि भाई ये ईमेल आपका दुरुस्त नहीं है। तो वो भी हम देखेंगे किस तरह लगाते हैं, वो जावास्क्रिप्ट से लगाते हैं। ठीक है, अब ये 2 बंदों का डेटा आ गया। अब डेटाबेस में इसको रिफ़्रेश करते हैं तो इधर भी वो डेटा आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो यूज़ हो रहा है ऐड न्यू के पीछे जो ये फॉर्म बना हुआ है HTML का, इसके पीछे PHP का कौन सा कोड है जो बटन दबाते हुए साथ ही वो सारा डेटा डेटाबेस में सेव कर देता है, उस कोड को हम देखते हैं। अब वो कोड की लोकेशन कैसे मुझे पता चलेगी, बताएं? वह किस फाइल के अंदर वो कोड पड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? यस, ये ऊपर लिखा हुआ है लोकल होस्ट के अंदर जैम्प का फोल्डर, जैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर, उसके अंदर CRUD का फोल्डर है, उसके अंदर add.html की फाइल है। ठीक हो गया, समझ आ गई इतनी? अब मैं डायरेक्ट CRUD के अंदर जाता हूँ। CRUD किधर पड़ा हुआ है? htdocs के फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये CRUD है, इसके अंदर add.php की फाइल है। डायरेक्ट मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये उसका कोड है। आपने ये अपने जहन में रखना है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हमने एक्स्ट्रा पढ़ी हैं HTML के अलावा, HTML एक मदर लैंग्वेज है, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी HTML के अंदर ही एम्बेड होती हैं। ठीक हो गया, बाकी जितनी भी लैंग्वेज है वो HTML के अंदर ही एम्बेड होती हैं। तो हाँ, इतनी वैलिडेशन इसमें ज़रूर लगी हुई है कि अगर आपने कोई फील्ड अगर एम्प्टी छोड़ दिया तो वो तब वो नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये उसकी वैलिडेशन इसने लगाई हुई है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, नेम मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब एज मैंने छोड़ दी, वो कह रहा है कि एज फील्ड इज एम्प्टी। इतनी वैलिडेशन लगी हुई है, ये डेटा उसने ऐड नहीं होने दिया। ठीक है, उसने मुझे कह दिया कि आप ये दोबारा इसमें ऐड करें। तो अब हम इसकी फ़ाइल के अंदर दोबारा जाते हैं। तो अब ये देखें, सबसे पहले मैंने एक PHP का अब ये PHP का कोड लिखने के लिए ये स्टार्टिंग टैग है। ये ब्राउज़र को भी तो बताना ना कि ये कौन सा कोड है, तो इसलिए हम ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लिखते हैं। स्टार्टिंग टैग ये है और जो एंडिंग टैग है वो ये है PHP का। मतलब कि उधर से स्टार्ट करेगा इधर तक, ये जितना भी कोड है ये कौन सा है? PHP का। यूज़ इसमें वो सारा HTML के टैग ही होने हैं। मतलब कि HTML के टैग के अंदर अब बॉडी का टैग है ना, उसके अंदर ही ये सारा कुछ कोड है। ठीक है, अब मैं सिंपल इसके ऊपर जाता हूँ। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक फ़ंक्शन कॉल किया इंक्लूड वंस का। अब इंक्लूड वंस का फंक्शन क्या करता है कि आप अगर जिस तरह हमने ऊपर में क्लासेस का कंसेप्ट पढ़ा था, एक क्लास बनाते थे, जिधर जिधर हमें ज़रूरत पड़ती थी हम उसको कॉल कर लेते थे, हमें वो कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ता था, पढ़ा हुआ है ना वो। ठीक है, इसी तरह ही अब हर एक पेज के अंदर हमें डेटाबेस का कनेक्शन करवाना है, हर एक पेज के अंदर करवाना है ना। तो वो बजाय इसके कि हम हर पेज के अंदर वो कनेक्शन करवाएं, हम एक फ़ाइल बनाते हैं, उसको सेव करवाते हैं। ठीक है, अब वो फ़ाइल किसी फोल्डर में नहीं पड़ी हुई, बाहर ही पड़ी हुई है। सिंपल उस फाइल को मैं इसमें कॉल करवा लूँ, एक ही दफ़ा लिखी है, जिधर जिधर मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इंक्लूड वंस का फंक्शन है, उसके अंदर मैंने उसका एड्रेस देना है, तो वो फाइल उसके अंदर उसका सारा कोड आ जाएगा।
डेटाबेस के कनेक्शन किस तरह इस्टेब्लिश करवाना है, वो सारे का सारा कोड किधर पड़ा हुआ है, config.php के अंदर। वो फाइल हम देख लेते हैं। तो ये इधर config. अभी अगर ये किसी फॉर एग्जांपल मैं इधर एक फ़ोल्डर बना लेता, उसके अंदर जो है ना वो मैं ये फ़ाइल, अब हमारे प्रोजेक्ट में जो है ना वो इसी तरह ही जो है ना वो बना हुआ है। मैं लेके आता हूँ उधर से। ठीक है, तो ये अब ये फ़ाइल किसके अंदर, फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई, जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट में भी इसी तरह ही है। तो अब मुझे इसका जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इधर क्या लिखूँगा, इंक्लूड्स config.php। मतलब क्या कि इंक्लूड्स के फ़ोल्डर के अंदर config.php की फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उधर वो जो है ना वो फ़ोल्डर जो है वो यूज़ हुआ है। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर config.php का कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने अब add.php की फ़ाइल को जो है ना वो ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसके अंदर config.php है। अब मैं इसका कोड देखता हूँ कि config.php के अंदर जो है वो कैसे उसने इस्टेब्लिश किया कनेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल PHP के अंदर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि किसी भी नेम के आगे अगर आप डॉलर का साइन लगा दें तो वो ऑटोमेटिकली PHP के अंदर वो वेरिएबल बन जाता है ऑटोमेटिकली। सिर्फ ये कोई डेटा टाइप कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने डॉलर का साइन लगाना है, खुद ही वो देख लेगा इसकी कौन सी डेटा टाइप रखनी है। C++ में तो इसकी डेटा टाइप क्या होनी थी, स्ट्रिंग, मगर ये खुद ही इसके अंदर फंक्शनैलिटी है कि ये खुद ही वो देख लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने डेटाबेस का जो होस्ट है, जिधर ये सर्वर चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है लोकल मेरा अपना कंप्यूटर ही सर्वर बना हुआ है, तो इसलिए मैं उसका लोकल होस्ट लिखूँगा। अगर ये रन हो रहा होता किसी लाइव सर्वर के ऊपर तो मैंने उसको इधर वेबसाइट का नाम लिखना था। ठीक हो गया। उसके बाद डेटाबेस का नाम टेस्ट है जो मैंने उधर बनाई हुई है। उसके बाद डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो डिफ़ॉल्ट होता है रूट। अगर मैं इसको लाइव ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करता तो उधर मुझे वो सर होस्टिंग वाले प्रॉपर एक नेम देते हैं डेटाबेस का यूज़र नेम। ठीक है, तो वो यूज़र नेम है वो अगर वो लाइव तो उधर जो लाइव वाला था वो इधर मैंने लिखना। जो डिफ़ॉल्ट है वो होता है रूट, और जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो ज़ाहिर सी बात है सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑनलाइन डेटाबेस हो तो उसको सिक्योर करने के लिए रखते हैं, मगर ये मैंने खुद ही डेटाबेस बनाई है तो मेरे से अब ये क्या, इसलिए मैंने इसका पासवर्ड जो है वो नहीं रखा। तो अब ये सारे का सारा जो है वो कह लें कि आप ये MySQL, अब ये MySQL कनेक्ट एक फंक्शन है जो इस्टेब्लिश करवाने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? इस्टेब्लिश करवाने के लिए डेटाबेस का कनेक्शन। तो इसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल लिख देने हैं जिसके अंदर वो डेटाबेस की सारी क्रेडेंशियल्स होंगे। जैसे ये फंक्शन रन होगा ये डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करा देगा। इस्टेब्लिश करवा के वो सारे का सारा कोड किस में रख देगा? MySQL में। अब जिधर मुझे डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना है मैंने सिंपल ये वेरिएबल यूज़ करना तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ आ गया? जिधर से अगर मैंने डेटा फैच करवाना है तो ये वेरिएबल मैं लिखूँगा $MySQL तो वो कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक हो गया? समझ आ गया? अब मैं इधर add.php के अंदर चलता हूँ। अब सबसे पहले मैंने ये देखो ये क्यूरी चलानी है ना डेटाबेस के अंदर, तो MySQL का मैंने वेरिएबल लिखा तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही तो बताओ। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कनेक्शन हो गया। अब सबसे पहले मैंने बताना है कि मेथड कौन सा यूज़ होना है। अब क्रिएट करने के लिए कौन सा मेथड है डेटाबेस के अंदर? डेटा क्रिएट करने का कौन सा मेथड है? पोस्ट यूज़ होना। ये मैंने उसका मेथड का किस तरह अपने पहचानना कि ये मेथड है? वो डॉलर के नीचे ये डैश नीचे लगी होगी तो वो मेथड हो जाएगा। ठीक है, बटन कौन सा बनाना है? सबमिट का, मतलब कि तब वो ये चले जब वो बटन सबमिट का क्लिक होगा। ठीक है, अब मैंने
ये जो इधर जो आ रहा है ना पोस्ट, पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, ये पोस्ट का मेथड कॉल हुआ, तो ये जो नेम है, ठीक है, ये नेम क्या है, इसके अंदर वो जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो इसके अंदर स्टोर है, सही है। हाँ, ठीक है। वो वैल्यू किधर है पड़ी हुई, वो वैल्यू, एक मिनट, वो वैल्यू ये है, ठीक है। इको फॉन्ट कलर नेम, ठीक है, फील्ड इज़ एम्प्टी, ठीक है। अब वो जो इधर मुझे टेक्स्ट फील्ड जो डिस्प्ले हो रही है ये वाली, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब इसके अंदर जो मैं कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल ये लिखता हूँ, ये किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, नहीं, नेम वाले वेरिएबल में, इसमें, ठीक है। और ये देखो ये सारा वो वैल्यू गेट करके किस में स्टोर करा देगा, डॉलर नेम में। एज वाली वैल्यू किस में स्टोर करा देगा, एज में। ईमेल वाली भी किस में, ईमेल में। अब सिंपल ये 3 वेरिएबल मैंने ये वैल्यूज़ के अंदर लिख ली जो वैल्यू मैं डिफ़ॉल्ट दिया करता था डेटाबेस के कोर्स में। इधर मैं वो सिंपल वेरिएबल लिख दिया। अब जैसे ये MySQL क्यूरी एक फंक्शन है PHP का जो क्यूरी को रन करवाता है, सही है। MySQL कनेक्ट तो कनेक्शन करवाता था, MySQL क्यूरी का फंक्शन जो क्यूरी को रन करेगा। क्यूरी को रन करवाता है। तो क्यूरी को रन करवाने के लिए सबसे पहले मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ा, वो हो गया। इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यूज़र्स का टेबल था, उसके अंदर ये उसके कॉलम थे और ये वाला डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है। जैसे वो डेटा इंसर्ट होगा तो ये रिज़ल्ट के अंदर सारे का सारा वो श्योर डिस्प्ले हो जाएगा। वो डेटा सारा किस में सेव हो गया, रिजल्ट। रिज़ल्ट में। और सिंपल जो है वो मैं index.php लगाऊंगा तो वो सारा रिज़ल्ट जो है वो मेरा व्यू हो जाएगा, ठीक है। इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये उतना ज़्यादा ये समझ हाँ, आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही आपने ये देखना है कि ये होम के ऊपर मैं जाता हूँ तो ये इसने मुझे इंक्लूड्स, कोई ड्रेस जो है वो गलत हो गया है, ये क्या यहाँ पे कुछ टाइप हो गया होगा। ऑन लाइन 3, वो तो वार्निंग है, कॉन्फ़िग फाइल डाल ये add.php का फाइल है के। बल्कि index.php का है। इधर हमने एड्रेस उसका चेंज नहीं किया था, तो जिसकी वजह से वो फाइल नहीं ले पा रहा था। मतलब कि अब जिधर जिधर भी है वो हमने उसका चेंज करना है, ठीक है। ऐड में तो वो चेंज हो रहा था मगर इसमें अब ये डेटा सारा हमें डिस्प्ले हो गया। इसी तरह ही हमने एडिट का फंक्शन है, एडिट सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, ये उसी तरह ही आप उसके जाके फोल्डर का नाम चेंज करोगे तो वो हो जाएगा। सिर्फ आपने मेथड चेंज करना, बाकी सारा प्रोसीजर यही है, ठीक है। गेट में कौन सी क्यूरी लगेगी, सिलेक्ट की, सही हो। ठीक है। सिलेक्ट में सिर्फ आपने जिस डेटाबेस के कॉलम का डेटा फैच करना है वो आप करो तो वो इजीली आपका हो जाएगा। समझ आ गए, ठीक है। इसी तरह ही जो आपका ये जो प्रोजेक्ट है, इसी तरह ही इसमें भी आप ये देखिए, ये कंटेक्ट टास्क है ना, इसमें मैंने ये सारा डेटा लिख के अपडेट किया तो इसमें भी अपडेट का फंक्शन, ठीक है। अब इधर मैंने सर्विस कैटेगरी में ऐड का किया है, ठीक है। ऐड में अगर ये मैंने कैटेगरी ऐड करनी है, सिंपल एक ही कॉलम है, इसके मैं ऐड करूँगा तो ये भी उसी तरह ही वही फंक्शन यूज़ हुआ है पोस्ट का। सही है। समझ आ गई, ठीक है। अब ना आपने इसको इधर बैठ के प्रैक्टिस करनी है, जो चीज़ जो समझ नहीं आती वो आपने बस